गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप सभी का वेलकम है संस्कार एजुकेशन हब के यूट्यूब चैनल पर। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने देखा था आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशंस, पॉजिटिव एंड नेगेटिव डेविएशन और उनके बीच डिफरेंस को। आज का इंपॉर्टेंट लेक्चर जो हमारा है वो है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ पर। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। इसमें हम टोटल 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करेंगे। उससे पहले हमें ये समझेंगे कि व्हाट आर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ होंगी क्या, तो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। Those properties of solution which depends on number of moles of solutes, not on the नेचर ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है ये कि मान लीजिए आपके पास में कोई एक सॉल्यूशन है, ठीक है। कितने कंपोनेंट से मिलके बनेगा आपको पता है, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट से। तो जब ये सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट को आप मिक्स कर देते हैं तो आपके पास क्या बनता है, सॉल्यूशन बनता है। तो इस सॉल्यूशन में हमारे पास एक सॉल्यूट है और एक सॉल्वेंट है। इस सॉल्यूशन की वो सारी प्रॉपर्टीज जो केवल सॉल्यूट के मोल्स पे डिपेंड करेगी, यानी जैसे ही हम इसमें सॉल्यूट के मोल को चेंज करते हैं, डिक्रीज करें, इंक्रीज करें, तो वो प्रॉपर्टी भी इफेक्ट होती है आपकी। मींस वो सारी प्रॉपर्टीज जो आपके किसी सॉल्यूशन में सॉल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स पे डिपेंड करती है, उसके नेचर पे नहीं। यानी सॉल्यूट कोई भी हो सकता है, आइदर यूरिया, सॉल्ट, शुगर, कुछ भी, बट अगर उसके नंबर ऑफ मोल्स वेरी करें तो वो प्रॉपर्टी भी आपकी वेरी करेगी, ठीक है। तो ऐसी सारी प्रॉपर्टीज सॉल्यूशंस की जो उसके केवल और केवल सॉल्यूट के मोल्स पे डिपेंड करती हो, उसके नेचर पे नहीं, उन सारी प्रॉपर्टीज को हम क्या कहेंगे, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। सो यू कैन से ऑल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशंस व्हिच ओनली डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नॉट ऑन द नेचर ऑफ सॉल्यूट, इज कॉल्ड एज कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। ठीक है, मैं आपको यहाँ पे ज़्यादा समझ में आएगा नहीं आपको। जैसे जैसे हम एक एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी को डिस्कस करेंगे, मैं आपको विद प्रूफ एक्सप्लेन करूँगा कि हाँ, जो स्टेटमेंट मैंने आपको यहाँ पे दिया है वो आपका एप्लीकेबल होगा, ठीक है। तो जैसे जैसे हम एक एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी को डिस्कस करेंगे, वैसे वैसे इस स्टेटमेंट को हम हर एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के साथ में इसको एक्सप्लेन करेंगे, प्रूफ करेंगे, ठीक है। तो हमारे सिलेबस में टोटल 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज दी गई हैं, ठीक है, जिनको हम 1 बाय 1 एक्सप्लेन करेंगे। नंबर 1 इज रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। नंबर 2 इज एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, एंड नंबर 3 इज depression in freezing point, and the number 4 is osmotic pressure। तो ये टोटल हमारे पास में टोटल 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज हैं। ईच एंड एवरी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जो है सॉल्यूशन की, वो डिपेंड किस पे करेगी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पे डिपेंड करेगी, ना कि उसके नेचर पर। इस बात को हम हर एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के साथ में एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो सबसे पहले जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे आपके साथ, वो है आपका रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, ठीक है। चलिए सबसे पहले समझते हैं इसका कॉन्सेप्ट क्या है। मतलब हमें ये पता है कि वेपर प्रेशर क्या होता है, ये हमने पहले पढ़ लिया है राउल्ट्स लॉ एंड हेनरी लॉ में। क्या पढ़ा था कि कोई भी सॉल्यूशन जिसके वेपर्स का फॉर्मेशन होता है और वो अगर आपका प्रेशर एक्सीड करता है तो उसे हम बोलेंगे वेपर प्रेशर, यानी द प्रेशर विच इज अप्लाइड बाय द वेपर एट कांस्टेंट टेम्परेचर, उसे हम कहेंगे वेपर प्रेशर, ठीक है। चलिए देखते हैं फटाफट से। हमारे पास में टोटल 2 कंटेनर्स है। मान लीजिए एक कंटेनर में हमारे पास में क्या है, प्योर सॉल्वेंट है। क्या है, प्योर सॉल्वेंट। सेकंड कंटेनर हमारे पास बी है, जिसके अंदर क्या है, आपके पास सॉल्यूशन है। क्या है, सॉल्यूशन। समझिए दोनों कंटेनर जो हैं वो आपके पास कैसे हैं, क्लोज हैं, ठीक है। बोथ कंटेनर्स आर क्लोज्ड। हमने इन दोनों को हीट करना स्टार्ट किया एक कांस्टेंट टेम्परेचर पर, ठीक है, हीट किया।
तो सॉल्वेंट में आपके पास में क्या बनेंगी, नंबर ऑफ वेपर्स बनेंगी हाई, जबकि सॉल्यूशन में बनेंगी वेपर्स कम, बिकॉज इसके अंदर आपका सोल्यूट पार्टिकल्स एडेड है। ये मैं आपको पहले पढ़ा चुका हूँ अपने प्रीवियस लेक्चर में, आप जाकर पढ़ सकते हैं वहाँ पर राउल्ट्स लॉ के अंदर, कि जैसे ही हम इसके अंदर सोल्यूट ऐड करते हैं तो सोल्यूट के पार्टिकल्स जो होंगे वो सॉल्वेंट के पार्टिकल्स का सरफेस एरिया कवर करते हैं, जिससे कि सॉल्वेंट के पार्टिकल्स जो हैं वो वेपर में कन्वर्ट होने से रुकेंगे। ठीक है, यानी सॉल्यूट के पार्टिकल्स का वर्क क्या रहेगा यहाँ पे, सॉल्यूट के पार्टिकल जो होंगे वो सॉल्वेंट के पार्टिकल्स को वेपर में कन्वर्ट होने से प्रिवेंट करेंगे। तो यहाँ वेपर्स क्या बनेगी, लो अमाउंट में, जबकि यहाँ वेपर क्या बनेगी, हाई अमाउंट में। इट मीन्स ये वेपर जो है वो ज़्यादा प्रेशर एक्सक्रीट करेंगी वॉल्स पर। इसका मतलब प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर जो होगा वो आपका हाई होगा एज कंपेयर टू सॉल्यूशन के। ठीक है, या यूँ समझिए कि इस सॉल्यूशन में प्रेजेंट सॉल्वेंट जो होगा उसका वेपर प्रेशर लो रहेगा एज कंपेयर टू प्योर सॉल्वेंट के, बिकॉज ये वाला सॉल्वेंट जो है वो सॉल्यूट के साथ मिक्स है, तो सॉल्यूट के पार्टिकल जो है वो सॉल्वेंट को वेपर में कन्वर्ट होने से प्रिवेंट करेंगे, क्योंकि ये इसके सरफेस एरिया को कवर कर देते हैं। ठीक है, सेल्फ तो नॉन वोलेटाइल है ही, इसको भी वेपर में कन्वर्ट होने से प्रिवेंट करते हैं। तो यू कैन से कि किसी भी सॉल्यूशन में प्रेजेंट सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर ऑलवेज लो होता है एक प्योर सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर से। ठीक है, ये चीज हमें यहाँ पे समझ में आ गई है। अब बच्चों आप मुझे ये चीज समझाइए या समझिए इस चीज को ध्यान से कि अगर मैं यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट जो है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट जो है वो इंक्रीज कर दूं, क्या कर दूं, इंक्रीज। ठीक है, तो क्या होगा, ऑब्वियसली जितने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट आप यहाँ पे इंक्रीज करेंगे वो उतना ही सरफेस एरिया कवर करेंगे किसका, सॉल्वेंट का। जितना सरफेस एरिया सॉल्वेंट का कवर करेंगे उतना ही प्रिवेंट करेंगे सॉल्वेंट को वेपर में कन्वर्ट होने से। इसका मतलब यहाँ पे वेपर और भी कम बनेगी आपके पास। ठीक है, तो जितना अमाउंट ऑफ सॉल्यूट आप इंक्रीज करते जाएंगे, जितने मोल्स ऑफ सॉल्यूट को इंक्रीज करते जाएंगे उतना ही वेपर यहाँ पे लो बनेगा, जितना वेपर लो बनेगा उतना ही वेपर प्रेशर भी लो हो जाएगा। यानी वेपर प्रेशर का लो होना यानी कि लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर किस पे डिपेंड कर गया, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पे डिपेंड कर गया। जितने नंबर ऑफ मोल्स सॉल्यूट लो होंगे उतना वेपर प्रेशर हाई होगा, जितने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट कम होंगे उतना ही कम, और जितना ज़्यादा होगा, हाई होगा नंबर ऑफ मोल सॉल्यूट, उतना ही लो हो जाएगा आपका वेपर प्रेशर। यानी सीधे सीधे हमें समझ में आ रहा है, क्या आ रहा है कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पे डिपेंड कर रहा है किसी भी सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर का लो होना। ठीक है, आगे बात समझ में आपको, ना कि उसके नेचर पर। यानी सॉल्यूट आप कोई भी ले सकते हैं, नॉन वोलेटाइल, कोई भी शुगर सॉल्ट कुछ भी लीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, केवल इसके अमाउंट पे, सॉल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स पे, इस पे डिपेंड करेगा कि आपका वेपर कितना बनेगा और वेपर प्रेशर कैसा होगा आपका। ठीक है, तो हमने यहाँ पे एक बात प्रूफ कर दी है कि किसी भी सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर का लो होना किस पे डिपेंड कर रहा है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पे। इसका मीनिंग ये हुआ कि रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर जो प्रॉपर्टी है किसी सॉल्यूशन की, वो एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है, बिकॉज वी नो दैट कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज आर दोज प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन विच डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, समझ गए होंगे आप। चलिए इसकी डेरिवेशन देख लेते हैं फटाफट से यहाँ पर कि डेरिवेशन क्या होगी इसकी। देखिए, हमें अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स लॉ हमें पता है, मान लीजिए ये कंपोनेंट आपका क्या है, P1 है कंपोनेंट सॉल्यूट का, सॉल्वेंट का, और P2 कंपोनेंट किसका है, मान लीजिए आपका सॉल्यूट का है। तो वी नो दैट P1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन। ठीक है, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ कंपोनेंट फर्स्ट कौन सा लिया अपन ने, सॉल्वेंट। मैं कह रहा हूँ यहाँ पे पार्शियल प्रेशर ऑफ कंपोनेंट फर्स्ट किसका है बच्चों, सॉल्वेंट का है, जबकि P2 किसका है, सॉल्यूट का है। ठीक है, समझ गए मेरी बात को। ठीक है, अब यहाँ पे सॉल्यूट कैसा बच्चों, नॉन वोलेटाइल है। कैसा है, नॉन वोलेटाइल। अब मैं आपको राउल्ट्स लॉ में पढ़ा चुका हूँ कि नॉन वोलेटाइल अगर आपका ये है तो इसका वेपर प्रेशर कैसा होगा, नेग्लिजिबल होगा। तो इसे हम यहाँ पे कंसिडर नहीं करेंगे, हम किसको मानेंगे, केवल और केवल P1 का, जिसका कुछ वेपर यहाँ पे फॉर्म हो जाएगा। हालांकि इसका वेपर प्रेशर भी लो होगा बिकॉज हमने यहाँ पे किसको मिक्स किया हुआ है, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को। तो अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स लॉ हमने पढ़ा था कि पार्शियल प्रेशर ऑफ कंपोनेंट 1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू देयर मोल फ्रैक्शंस। निकाल लिया, जैसे यहाँ से प्रोपोर्शनल का सिंबल हटाएंगे क्या आ जाएगा, P1 नॉट J1। ठीक है,
P1 नोट क्या है हमारे पास में, हमारे पास है वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। देख लीजिए P1 नोट क्या है यहाँ पे, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट यहाँ पर है। अब मुझे आप बताइए मैंने आपको पहले भी बता दिया था कि प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर ऑलवेज हाई होता है उस सॉल्वेंट से जो किस में है, आपका सॉल्यूशन में है। समझे नहीं मेरी बात को, सॉल्यूशन में है इसका मतलब सॉल्वेंट के साथ सॉल्यूट भी है, और सॉल्यूट क्या करता है आपको पता ही है, वेपर प्रेशर को लो कर देता है। तो वेपर प्रेशर किसी प्योर सॉल्वेंट का उस सॉल्वेंट से ऑलवेज हाई होगा जो सॉल्यूशन में है। तो इट मीन्स अगर आपसे मैं ये कह दूं कि बच्चों मुझे इसके अंदर बताओ कि वेपर प्रेशर कितना लो हुआ है, कैसे निकालेंगे, तो क्या करेंगे, हाई माइनस लो, ठीक है। यानी डिफरेंस ऑफ वेपर प्रेशर जो हमारे पास आएगा वो कितना आ जाएगा, P1 नॉट माइनस P1। P1 क्या है, P1 वेपर प्रेशर है इस सॉल्वेंट का जो सॉल्यूशन में है, और P1 नोट क्या है, प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर है। इसका वेपर प्रेशर हाई होगा एज कंपेयर टू दिस वन, तो हायर वैल्यू में से लोअर वैल्यू को सब्सट्रैक्ट कर देंगे यहाँ पे, तो हमारे पास क्या निकल जाएगा, डिफरेंस इन वेपर प्रेशर, ठीक है, या लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर हमारे पास निकल जाएगा कि इतना लो हुआ है, ठीक है। बहुत इजी से इक्वेशन बन गई हमारे पास। इक्वेशन 1 मान लेते हैं, इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं हमारे पास, ठीक है। अब हमें पता है कि P1 जो है क्या है, ये है वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट जो किस में है, सॉल्यूशन में। इसकी वैल्यू हमारे पास ये है, तो इक्वेशन 1 से P1 की वैल्यू इक्वेशन 2 में पुट कर देंगे, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा बताइए, हमारे पास आ जाएगा डेल P इज इक्वल टू P1 नॉट माइनस P1 नॉट J1, ठीक है। वी नो दैट, चलो एक काम करते हैं, पहले हमें पता लग गया यहाँ पे हमने किया क्या, P1 की वैल्यू जो ये यहाँ पर है इक्वेशन 1 में, इक्वेशन 1 से P1 की वैल्यू इक्वेशन 2 में पुट कर दी। यहाँ से हम कॉमन क्या ले लेंगे, P1 नॉट कॉमन ले लेंगे, चलो लीजिए। तो डेल P इज इक्वल टू क्या आ गया, P1 नॉट 1 माइनस J1। समझिए P1 नोट को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे P1 नोट आ जाएगा, P1 नोट को मल्टीप्लाई J1 से करेंगे तो क्या जाएगा, P1 नोट J1 आ जाएगा हमारे पास। इसका मतलब क्या हुआ कि हमने यहाँ पे P1 नोट को कॉमन ले लिया है। अब हमें पता है, देखिए अब आगे फटाफट से, वी नो दैट, ये हमने मोल फ्रैक्शन में पढ़ा था प्रीवियस लेक्चर में, जाकर आप उसे वापस देख सकते हैं। J1 इज प्लस J2 इज इक्वल टू कितना होता है, 1, ठीक है। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं J2 इज इक्वल टू होता है 1 माइनस J1, ठीक है। तो 1 माइनस J1, ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं J2। तो क्या हो जाएगा हमारे पास में, डेल P इज इक्वल टू P1 नॉट J2 हमारे पास में वैल्यू आ जाती है। क्लियर है सबको। 1 माइनस J1 को हम क्या लिख सकते हैं, J2 लिख सकते हैं, J2 हमने यहाँ पे लिख दिया है, ठीक है। तो हमारे पास न्यू इक्वेशन क्या बन जाएगी बताओ, चलो देखो फटाफट से, इसको मैं ऊपर लिख रहा हूं। हमें पता है 1 माइनस J1 को हम क्या लिख सकते हैं, J2। तो हमारे पास न्यू इक्वेशन क्या आ गई, डेल P इज इक्वल टू P1 नॉट J2। यहाँ से हम क्या निकाल लेंगे, J2 निकाल लेंगे तो क्या आ जाएगा, डेल P अपॉन P1 नॉट इज इक्वल टू J2 हमारे पास में आ जाएगा। डेल P को हम क्या लिख सकते हैं, P1 नॉट माइनस P1, तो क्या आ जाएगा, P1 नॉट माइनस P1 डिवाइड बाय P1 नॉट इज इक्वल टू J2। एंड वी नो दैट J2 क्या होता है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, ठीक है। ये हमारे पास हो जाएगा P1 नॉट माइनस P1 अपॉन P1 नॉट इज इक्वल टू J2 क्या होगा बच्चों, N2 अपॉन N1 प्लस N2। आपको याद होगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑल कंपोनेंट, तो हमेशा N1 प्लस N2। हाँ हमें पता है N1 जो है वो किसके मोल्स हैं, सॉल्वेंट के, जबकि N2 किसके मोल हैं, सॉल्यूट के, ठीक है। तो N1 सॉल्वेंट के नंबर ऑफ मोल्स यहाँ पे बहुत ज़्यादा होंगे किससे, N2 से, यानी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट से। तो N1 अगर आपका बहुत ज़्यादा ग्रेटर है N2 से, क्यों है, क्योंकि हमें पता है पूरे सॉल्यूशन में सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन काफ़ी हाई है, तो उसके नंबर ऑफ मोल्स भी काफ़ी हाई होंगे एज कंपेयर टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट के। तो कह सकते हैं N1 इज फार फार ग्रेटर देन N2, सो N2 को यहाँ क्या मान लेंगे, नेग्लिजिबल। तो हमारे पास क्या बचा, P1 नॉट माइनस P1 अपॉन P1 नॉट इज इक्वल टू N2 अपॉन N1, ठीक है, समझ गए। आगे देखिए, अब हमें पता है N1 और N2 हमारे पास यहाँ पे है। N2 क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, और N1 क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट।
मोल्स निकालने का फॉर्मूला जो है वो पुट कर दीजिए, क्या आ जाएगा हमारे पास, गिवन मास अपॉन मोलर मास और गिवन मास अपॉन मोलर मास। तो हमारे पास इक्वेशन जो बनी वो क्या बनी, P1 नॉट इज इक्वल टू W2 M1 चला जाएगा आपका ऊपर डिवाइड बाय W1 इंटू M2 हमारे पास में इक्वेशन बन जाती है। अब हमें अगर यहाँ से M2 कैलकुलेट करना हो, हमें निकालना भी वही है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ या मोलर मास ऑफ सोल्यूट हमें निकालना है। क्या निकालना है, मोलर मास ऑफ सोल्यूट। तो अगर M2 यहाँ से निकालना पड़ जाए आपको, तो M2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारे पास, W2 इंटू M1 अपॉन W1 इंटू P1 नोट अपॉन P1 नोट माइनस P1। ठीक है, ये हमारे पास इक्वेशन आ जाती है। तो फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये हमारे पास आ जाएगा रिलेटिव लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। मैं बता चुका हूँ हालांकि ये पहले भी, ठीक है, कि डेल पी क्या है यहाँ पे, लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर है, जबकि ये क्या है, रिलेटिव लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। फटाफट से स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। चलिए हो गया। अब चलिए फटाफट से देख लेते हैं इसके ऊपर बेस्ड एक न्यूमेरिकल को, कि किस तरह से इसके न्यूमेरिकल हमें एग्जाम में पूछे जाते हैं और क्या उसको हमें सॉल्व करना है किस तरह से। चलिए देखिए, हमारे पास फाइनल इक्वेशन ये आ गई थी। हमारे पास जो फाइनल इक्वेशन आई थी वो आई थी ये, P1 नॉट माइनस P1 अपॉन P1 नॉट इज इक्वल टू W2 इंटू M1 अपॉन W1 इंटू M2। यहाँ से हमने क्या निकाल लिया था बच्चों, M2 कैलकुलेट कर लिया था। M2 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारे पास, W1 इंटू M1 अपॉन W1 इंटू P1 नॉट अपॉन P1 नॉट माइनस P1। ठीक है, चलिए इसे बेस्ट न्यूमेरिकल फटाफट से आपको करवा देते हैं। न्यूमेरिकल जो हमारे पास है वो क्या है, द वेपर प्रेशर of benzene at given temperature is 0.850 बार। हमें एक बेंजीन का वेपर प्रेशर गिवन है कितना, किसी कांस्टेंट टेम्परेचर पे 0.850 बार। ठीक है, व्हेन 0.5 ग्राम नॉन वोलेटाइल solute is added to 39 ग्राम ऑफ बेंजीन। हमें क्या कहा गया कि जब आप 39 ग्राम ऑफ बेंजीन के अंदर 0.5 ग्राम नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ऐड करते हैं, तो बच्चों एक बात ध्यान से, यहीं से कॉन्सेप्ट समझ आ जाना चाहिए कि आप एक सॉल्वेंट यहाँ पे जो ले रहे हैं वो क्या ले रहे हैं, बेंजीन। सोल्यूट जो है वो आपके पास क्या है, नॉन वोलेटाइल, जो आपको पता नहीं है, 0.5 ग्राम हमें क्वांटिटी पता है। ठीक है, जब 0.5 ग्राम नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट आप ऐड करेंगे किसी सॉल्वेंट में, तो ऑब्वियसली उसका वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, लो। देन द वेपर प्रेशर ऑब्टेन इज 0.845 बार। देख लीजिए 0.85 से कितना आ गया है, 0.845। ऑब्वियसली आएगा, क्योंकि अगर आपने कोई नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को ऐड किया है तो वो सॉल्वेंट के पार्टिकल्स को वेपर में कन्वर्ट होने से प्रिवेंट करेगा। इट मींस वेपर प्रेशर लो हो जाएगा। तो हो गया लो आपका क्वेश्चन में। ठीक है, देन कैलकुलेट मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, या यू कैन से सॉलिड। जो भी हमने ऐड किया है उसका हमें मोलर मास कैलकुलेट करना है। इसके लिए आपको बेंजीन का मोलर मास जो दे रखा है वो गिवन है आपको 78। आप निकाल भी सकते हैं C6H6 के फॉर्मूले से। ठीक है, तो चलिए हमें क्या क्या इंफॉर्मेशन यहाँ पे गिवन है वो देख लेते हैं फटाफट से। M2 यानी क्या होता है, देखिए फटाफट से क्वेश्चन में सबसे पहले W2 यानी वेट ऑफ सॉल्यूट। वेट ऑफ सॉल्यूट हमें गिवन है बच्चों कितना, 0.5 ग्राम। W1 वेट ऑफ सॉल्वेंट
ये भी बच्चों हमें यहाँ पे गिवन है, कितना है 39 ग्राम है, ठीक है, आसान है। M1 यानी मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट, मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट, बच्चों ये तो पता लग ही गया होगा कि इसमें सॉल्वेंट कौन है, आपका बेंजीन है, जबकि नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ये क्या है, आपका सॉल्यूट है। तो बेंजीन का मोलर मास हमें गिवन है ऑलरेडी, कितना है 78, ठीक है। प्योर सॉल्वेंट जो है उसका वेपर प्रेशर में P1 नोट हमें ऑलरेडी पता है कितना है 0.845 है, ठीक है। यानी ये वो वेपर प्रेशर है जब आपने इसमें सॉल्यूट ऐड नहीं किया था तो वो प्योर का हो गया। तो यानी P1 नॉट जो है वो कितना हमारे पास में 0.850। अब जैसे इसमें आपने सॉल्यूट मिक्स किया तो क्या बन गया, वो सॉल्यूशन बन गया। तो अब जो हमारे पास वेपर प्रेशर आएगा वो किसका आएगा, P1 का, कितना हो गया 0.845, ठीक है। तो सारी वैल्यूज हमें पता है, हमें पता क्या करना है, M2 का पता करना। तो फॉर्मूला पुट करेंगे, M2 इज इक्वल टू W2 इंटू M1 अपॉन W1 इंटू P1 नॉट अपॉन P1 नॉट माइनस P1। तो हमारे पास W क्या है, W है हमारे पास में 0.5 ग्राम डिवाइड बाय W1 कितना है हमारे पास में 39 ग्राम है। M1 की वैल्यू हमें कितनी गिवन है, 78 गिवन है, ठीक है। P1 नॉट की वैल्यू हमें पता है 0.850, P1 की 0.850 माइनस 0.845, इन सबको कैलकुलेट कर लीजिएगा, ठीक है। आपके पास क्या आ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा लगभग 170 ग्राम के आसपास, ठीक है। इसे कैलकुलेट कर लीजिएगा, ओके। तो फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे हम सेकंड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी को डिस्कस करने वाले हैं। चलिए देखिए, सेकंड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी जो हमारे पास में है वो है आपका एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। सेकंड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या है हमारे पास, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। यानी बॉइलिंग पॉइंट का एलिवेट होना, इंक्रीज होना। देखिए कैसे, सपोज कीजिए आपके पास एक कंटेनर है जिसके अंदर आपके पास क्या है, ओनली एंड ओनली सॉल्वेंट है। क्या है, सॉल्वेंट। कंटेनर क्लोज है आपका, आपने इसको हीट किया, मान लीजिए ये आपका 100 डिग्री सेल्सियस पे वेपर में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। वेपर मतलब वो मिनिमम टेम्परेचर जिस पर कोई भी लिक्विड सब्सटेंस आपका एटमॉस्फेयर प्रेशर के इक्वल आ जाए, उसे क्या कहेंगे, बॉइलिंग पॉइंट कहेंगे। क्या कहेंगे, बॉइलिंग पॉइंट। एनी पॉइंट और टेम्परेचर एट विच एनी लिक्विड सब्सटेंस कन्वर्ट इनटू वेपर, उसे कहेंगे बॉइलिंग पॉइंट। तो मान लीजिए इसका बॉइलिंग पॉइंट कितना आया, 100 डिग्री सेल्सियस। कब है ये, जब हमने कंटेनर में क्या लिया है, ओनली एंड ओनली प्योर सॉल्वेंट लिया है, ठीक है। सेकंड जो हमने लिया वो क्या लिया, सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट मिक्स कर दिया, इसमें क्या कर दिया, मिक्स सॉल्यूट। तो इसका मतलब ये क्या बन गया है, आपका सोल्यूशन बन गया है। क्या बन गया है, सोल्यूशन। अब इसको भी हमने हीट किया उसी टेम्परेचर पे 100 डिग्री सेल्सियस पे, तो इसमें वेपर का फॉर्मेशन नहीं हुआ, यानी ये इसका बॉइलिंग पॉइंट नहीं है। क्यों नहीं है बच्चों, क्योंकि इसमें आपने सोल्यूट ऐड कर दिया है, और सोल्यूट क्या करेगा, सोल्यूट सॉल्वेंट की जो पार्टिकल्स होंगे उनकी सरफेस एरिया को कवर करेगा, मतलब ये इसको जल्दी से वेपर में कन्वर्ट होने नहीं देगा। तो मतलब ये कि यहाँ पे आपको एक्स्ट्रा हीट की रिक्वायरमेंट होगी इसके बॉइलिंग पॉइंट को ऑब्टेन करने के लिए। मतलब यही कि जितना अमाउंट हम सॉल्यूट का इसमें ऐड करते जाएंगे उतना ही टेम्परेचर हमें इंक्रीज करना पड़ेगा इसके बॉइलिंग पॉइंट को ऑब्टेन करने के लिए। मतलब बॉइलिंग पॉइंट में क्या आ गया है, एलिवेशन आ गया है इसके कंपैरेटिवली। क्यों आ गया है, क्योंकि इसमें हमने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट ऐड कर दिए हैं। तो बच्चों जितना नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट आप ऐड करेंगे उतना ही बॉइलिंग पॉइंट आपका इंक्रीज होता जाएगा। इट मीन्स एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एनी सॉल्यूशन एज ऑल्सो डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। और ये हमने कहा था कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज किसी सॉल्यूशंस की वो प्रॉपर्टीज हैं जो किस पे डिपेंड करती है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पे। तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट भी किस पे डिपेंड कर रहा है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पे डिपेंड कर रहा है ना। जितना कम होगा बॉइलिंग पॉइंट उतना कम, जितना ज़्यादा होगा बॉइलिंग पॉइंट उतना ज़्यादा। इट मीन्स दिस प्रॉपर्टी इज ऑल्सो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी।
तो क्लियर है बच्चों, मैंने आपसे कहा था कि हर कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में आपको प्रूफ किया जाएगा कि हाँ जो स्टेटमेंट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का दिया गया है वो बिल्कुल सही है। ठीक है, तो चलिए इसको ग्राफ पे देख लेते हैं फटाफट से, इंपॉर्टेंट ग्राफ है आपका। ठीक है, हम यहाँ ले रहे हैं क्या, टेम्परेचर, यहाँ ले रहे हैं वेपर प्रेशर। ये हमने वो पॉइंट ले लिया है जो है 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर, यानी इस पॉइंट पे कोई भी अगर लिक्विड यहाँ पे आ जाता है इसका मतलब उसका बॉइलिंग पॉइंट है। सबसे पहले हमने लिया सॉल्वेंट, क्या लिया, सॉल्वेंट, ये वाला। इसको हीट करना स्टार्ट किया, हीट करते 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 मान लीजिए ये इस टेम्परेचर पे क्या हो गया है, 1 atm के बराबर आ गया है। मतलब इस टेम्परेचर पे इसका हम कहेंगे बॉइलिंग पॉइंट आ गया है आप लोगों के पास में। ठीक है, जब इस टेम्परेचर पे बॉइलिंग पॉइंट आ गया तो इसे हम क्या कह देंगे, TB0। क्या कह देंगे, TB0। TB0 का मतलब क्या हो गया, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। ठीक है, क्लियर। अब हमने लिया दूसरा कंटेनर जिसमें क्या था आपके पास, सॉल्यूशन था। क्या था, सॉल्यूशन। तो हमें पता है सॉल्यूशन के अंदर क्या प्रेजेंट रहेगा, सोल्यूट भी। तो सोल्यूट जब प्रेजेंट रहेगा तो उसको बॉइलिंग पॉइंट ऑब्टेन करने के लिए हमें एक्स्ट्रा हीट देनी पड़ेगी। तो सॉल्यूशन को हमने हीट किया, करते 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 मान लीजिए वो इस टेम्परेचर पर आकर के क्या हुआ आपका, 1 atm के इक्वल आया। तो बताइए इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या रहा, लो, इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या रहा, हाई। तो इसे बोलेंगे TB। TB मतलब बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट। तो बताइए इन दोनों के बीच डिफरेंस होगा उसे हम क्या बोल देंगे, डेल TB कह देंगे। तो बताओ डेल TB क्या है, डेल TB क्या है, डेल TB है डिफरेंस इन बॉइलिंग पॉइंट। अब आपको पता है बॉइलिंग पॉइंट हाई किसका मिल रहा है हमें, सॉल्यूशन का। ठीक है, क्योंकि उसमें सॉल्यूट के पार्टिकल प्रेजेंट हैं जो उसको जल्दी से वेपर में कन्वर्ट होने नहीं देते हैं। ठीक है, सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट जो है वो क्या, लो है। तो बताइए हायर में से लोअर वैल्यू क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो क्या आ जाएगा, TB माइनस TB0। ठीक है, तो हमारे पास ये क्या आ गया है, ये हमारे पास में आ गया है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। समझे नहीं समझे बात को, डेल TB यानी क्या हो गया कि टोटल एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट में कितना आया। हम कैसे पता करेंगे, हायर क्या है, हायर बॉइलिंग पॉइंट किसका आया, सॉल्यूशन का, लोअर किसका, सॉल्वेंट का। तो इसमें से इस वैल्यू को जब सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमें पता लग जाएगा कि हमारा बॉइलिंग पॉइंट एक्चुअल में कितना इंक्रीज हुआ है। तो डेल TB इज इक्वल टू TB माइनस TB0 हमारे पास आ जाएगा। तो ये आ गया हमारे पास में एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, कि कितना हमारा एलिवेट हुआ है बॉइलिंग पॉइंट में। ऑब्वियसली वी नो दैट कि जितना अमाउंट हम सोल्यूट का इसमें ऐड करेंगे उतना ही हमें एफर्ट करना पड़ेगा, उतनी ही हमें एनर्जी, उतना ही हीट करना पड़ेगा इसके बॉइलिंग पॉइंट को ऑब्टेन करने के लिए। पता है ये बात, क्योंकि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी किस पे डिपेंड करेगी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट पे। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट को हम डायरेक्टली क्या कह सकते हैं, डायरेक्टली कह सकते हैं मोललिटी पे। तो इसका मतलब ये हुआ कि वी नो दैट कि डिफरेंस इन बॉइलिंग पॉइंट जो है डेल TB वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा किसके, मोललिटी के। ठीक है, यानी जितने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बढ़ेंगे उतना ही आपका डिफरेंस इन बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गई इतनी सी बात आपको कि जितने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इसमें इंक्रीज करेंगे ये पॉइंट हमें उतना ही लेट मिलेगा, जितना पॉइंट हमें ये लेट मिलेगा डिफरेंस जो है इनके बीच उतना ही इंक्रीज हो जाएगा। तो डेल TB किसके प्रोपोर्शनल हुआ, मोललिटी के। फटाफट से स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे डेरिवेशन करते हैं इसकी कंप्लीट। हो गया, चलिए देखिए इसके बाद हम क्या देख रहे हैं, डेल TB डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोललिटी। तो जैसे हम यहाँ से प्रोपोर्शनल का सिंबल हटाएंगे तो हमारे पास क्या जाएगा, कांस्टेंट। क्या जाएगा, कांस्टेंट। ठीक है, KB इसे हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे, मोलल एलिवेशन बॉइलिंग कांस्टेंट। ठीक है, ये हमारे पास में क्या आ गया है, बॉइलिंग कांस्टेंट आ गया है, एलिवेशन इन बॉइलिंग कांस्टेंट हमारे पास में आ गया है। जैसे हमने ऐसे क्या हटाया, प्रोपोर्शनल का सिंबल। इसे सिंपली हम इबिलोस्कोपिक कांस्टेंट भी बोल सकते हैं। क्या बोलते हैं, इबिलोस्कोपिक कांस्टेंट। चलिए देखिए आगे, जैसे ही हम यहाँ से इसको देखते हैं तो हमारे पास वैल्यू क्या आ गई, मोललिटी आ गया। मोललिटी की जो वैल्यू है उसे पुट कर देंगे फटाफट से।
मोलिलिटी क्या होता है हमें पता है, मोलिलिटी होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन टोटल मास ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, तो इसको लिख देते हैं, हमारे पास ये आ जाएगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट हो जाएगा W2 अपॉन M2, नीचे हमारे पास W1 अपॉन 1000 आ जाएगा। ठीक है, जब हम इसे ग्राम में ले रहे हैं। ठीक है, ये बात समझ में आ गई आपको। अब फटाफट इसको देख लेते हैं, डेल टी बी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, के बी इंटू W2 1000 चला जाएगा आपका ऊपर अपॉन W1 इंटू M2, ये हमारे पास आ जाएगा क्या, डेल टी बी। अब हम यहाँ से अगर M2 निकालना चाहते हैं तो आपको पता है M2 आ जाएगा इस साइड के बी इंटू W2 इंटू 1000 डिवाइड बाय डेल टी बी इंटू W1। ठीक है, ये हमारे पास में आ जाएगा M2। हमने यहाँ पे M2 कैलकुलेट कर लिया है। ईच एंड एवरी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में हमें क्या निकालना है, मोलर मास ऑफ सोल्यूट निकालना है कि हमें M2 क्या आएगा हमारे पास। ठीक है, ये कैलकुलेट कर रहे हैं अपन। ठीक है, तो यहाँ पे ये आपकी प्रॉपर्टी कंप्लीट रहती है। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट की हमें बता दिया था कि जितने नंबर ऑफ मोल्स आप सोल्यूट के ऐड करेंगे उस सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट हमें उतना ही लेट मिलेगा, इसलिए उसे हम क्या लेंगे, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट जो होगा हमारा डेल टी बी इज इक्वल टू टी बी माइनस टी बी नोट। नंबर ऑफ मोल्स पे डिपेंड कर रहा है तो हम कह सकते हैं कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलिलिटी, जितने नंबर ऑफ मोल्स बढ़ेंगे उतना ही आपका बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज होगा, जितने कम होंगे उतना कम होगा। तो मोलिलिटी की वैल्यू हमारे पास में यहाँ पे पता है हमें, जैसे प्रोपोर्शनल का सिंबल यहाँ से हटाया हमने, क्या गया हमारे पास में, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आ गया या एलिवेशन बॉइलिंग कांस्टेंट हमारे पास आ गया है। ठीक है, इसकी यूनिट देख लीजिए क्या होती है आपकी, किलो केजी सॉरी केल्विन केजी मोल इनवर्स हमारे पास इसकी यूनिट होती है, किसकी, मोलर एलिवेशन बॉइलिंग कांस्टेंट की। ठीक है, कभी कभी एग्जाम में पूछ लेते हैं इसकी यूनिट क्या होती है आपके पास, हाफ मार्क्स या 1 मार्क्स में। ठीक है, मोलिलिटी हमें पता है क्या होती है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन टोटल मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम है तो आपको 1000 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो W2 अपॉन M2 क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन W1 एंड 1000 ऊपर चला जाएगा आपका, ये हमारे पास में कैलकुलेट हो जाएगा। यहाँ से हम क्या निकाल लेंगे, M2 निकाल लेंगे। ठीक है, इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल जो है वो आप नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। ठीक है, यहाँ तक की जो लेक्चर हमने पढ़ा है, यहाँ तक के 2 कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज अपनी कंप्लीट हो गई है। पहला आपका रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर एंड सेकंड वन इज एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। रेस्ट ऑफ 2 कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज जो है वो हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, उसके साथ हमारा कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का टॉपिक जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। ठीक है बच्चों, थैंक यू।